दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एक तो इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा नॉलेज वाला भी होने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं इसे साइंस की भाषा में समझा दूंगा, उसके बाद थोड़ा सरलीकृत करके आपको बाद में समझा दूंगा। टॉपिक है कि साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो सोलर सिस्टम है उसका जो शेप था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, वो डोनट शेप का था। तो इस बारे में चर्चा करेंगे, कैसे था, कैसे बना, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि हमारा सोलर सिस्टम शायद एक फ्लैट डिस्क जैसा था, लेकिन अब नई रिसर्च से ये पता चला है कि शायद ये शुरुआत में एक डोनट यानी कि टोरस शेप जैसा था। इसका मतलब ये है कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो मटेरियल्स एक रिंग जैसी शेप में ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, जहां सेंटर में रिलेटिवली कम मटेरियल था और एज पर ज़्यादा। इस फाइंडिंग के इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में ने डोनेट शेप में शुरुआत की थी तो शायद दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम भी ऐसे ही बनते होंगे। ये इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को दूसरे इमर्जिंग प्लैनेटरी सिस्टम को समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करेगी। दूसरे शब्दों में अगर हम समझ सके कि ये डोनट शेप कैसे और क्यों बना, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स कौन से सीक्वेंस में बनते हैं और कहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम किस प्रकार से बनता है। स्टार्टिंग में तो प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्मेशन की शुरुआत एक मॉलिक्यूलर क्लाउड से होती है, जो गैस और डस्ट से बना होता है और स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा होता है। जब इस क्लाउड का कोई हिस्सा इतना डेंस हो जाता है कि अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगता है, तब एक नया स्टार बनने का प्रोसेस शुरू होता है। ये कोलैप्स होने वाला पोर्शन स्पिन करना शुरू कर देता है और ये स्पिन करते करते एक रोटेटिंग डिस्क का फॉर्मेशन करता है। ये डिस्क जो स्टार के आसपास होती है उसमें मटेरियल इकट्ठा होता है और प्रोटो स्टार यानी कि नेसेंट स्टार यानी कि नवजात स्टार को ग्रो करने में हेल्प करता है। इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे क्लम्स यानी कि गुच्छे बनने लगते हैं, जो धीरे धीरे प्रोटोप्लैनेटरी सीड्स में इवॉल्व होती हैं। ये सीड्स या तो फुल फ्लेज्ड प्लैनेट्स बन जाते हैं या फिर अगर उनकी डेवलपमेंट रुक जाए तो ये छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड बनकर रह जाते हैं। जब ये प्लैनेट्स और छोटे ऑब्जेक्ट्स अपनी ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश हो जाते हैं तब एक कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम बन जाता है। इस तरह एक मॉलिक्यूलर क्लाउड से शुरू होके प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जो मिलकर एक प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि दूसरे स्टार्स के अराउंड जो डिस्क्स होती हैं उनमें कई गैप्स होती हैं, जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट करते वक्त डस्ट कंज्यूम करने की वजह से बनते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के प्लैनेटरी साइंटिस्ट बाइडोंग जेंग और उनकी टीम ने ये रिसर्च की है कि आउटर सोलर सिस्टम के एस्ट्रॉइड्स की कंपोजिशन सजेस्ट करती है कि शुरू में सोलर सिस्टम एक टोरॉइडल यानी डोनट जैसा क्लाउड ऑफ मटेरियल से बना था, न कि एक फ्लैट डिस्क के कंसेंट्रिक रिंग से। इन्होंने देखा कि कुछ आयरन मीट्रॉइड्स जो आउटर सोलर सिस्टम से आके अर्थ पे गिरे थे या गिरे हैं, वो रिफ्रैक्टरी मेटल्स जैसे प्लेटिनम और इरिडियम में रिच हैं। ये मेटल्स सिर्फ बहुत हॉट एनवायरनमेंट्स में ही फॉर्म हो सकते हैं, जो कि एक फॉर्मिंग स्टार के करीब होते हैं। मतलब ये मीट्रॉइड्स जो भी हैं शुरू में इनर सोलर सिस्टम में सन के करीब बने थे, लेकिन बाद में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के एक्सपेंड होने से ये आउटर रीजन्स में चले गए। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट कैसे हुआ होगा। साइंटिफिक मॉडल्स इंडिकेट कि ये आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के गैप को क्रॉस नहीं कर सकते थे। नए कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर प्रोटोप्लैनेटरी स्ट्रक्चर टोरॉइडल होती तो माइग्रेशन ज़्यादा फीजिबल होता। इस शेप से मेटल रिच ऑब्जेक्ट को आउटर एज की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था। तो ये एक प्रूफ के तौर पर देखा जा सकता है कि हमारे जो अर्थ पे मीट्रॉइड वगैरह ऐसे गिरे हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह, वो जो इरिडियम वगैरह और प्लेटिनम रिच थे और ये आउटर सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। और ये तभी वहाँ जा सकते थे जब हमारा स्टार्टिंग में सोलर सिस्टम डोनेट शेप का होता, यानी कि टोरॉइडल शेप का होता। अब जैसे जैसे डिस्क ठंडा होता गया और प्लैनेट्स फॉर्म होने लगे, डिस्क के गैप ने रॉक्स को सन की तरफ माइग्रेट होने से रोक दिया, एक इफेक्टिव बैरियर के रूप में काम करते हुए। जेंग ने कहा कि जब जुपिटर फॉर्म हुआ बहुत ही ज़्यादा मुमकिन है कि ये एक फिजिकल गैप क्रिएट किया जो आउटर डिस्क में इरिडियम और प्लेटिनम मेटल्स को ट्रैप करके रोकता रहा और उन्हें सन की तरफ गिरने से बचाता रहा। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि ये मेटल्स बाद में एस्ट्रॉइड्स में
इनकॉर्पोरेट हुए जो आउटर डिस्क में फॉर्म हुए थे। इसका मतलब ये है कि आउटर डिस्क से आने वाले मेटेरॉइड्स में इनर डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा इरिडियम और प्लेटिनम कंटेंट पाया जाता है। जुपिटर के फॉर्मेशन के बाद जब ये गैप क्रिएट हुआ तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया प्लेनेटरी सिस्टम के अर्ली डेवलपमेंट में और मेटल रिच मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आगे के रिसर्च से हमें और नए इंसाइट्स मिल सकते हैं प्लेनेटरी सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो डोनट शेप में क्या है कि जब हम कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम डोनट शेप का था, इसका मतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम के अर्ली स्टेजेस में मटेरियल्स एक रिंग या टोरस शेप में डिस्ट्रीब्यूट थे। फॉर्मेशन स्टेज, तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के शुरुआती दिनों में एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस और डस्ट था जो सूर्य के इर्द गिर्द था। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते थे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मटेरियल्स डिस्क के आउटर रीजन में स्प्रेड हो गए, क्रिएटिंग अ फ्लैट रोटेटिंग डिस्क। ये डिस्क अंदर से खाली थी जहां सूर्य फॉर्म हो रहा था। टोरस स्ट्रक्चर, तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का शेप एक फ्लैटेंड टोरस या डोनट की तरह था। इस शेप में मटेरियल्स डिस्क के सेंटर में कम और एजेस पे ज़्यादा होता है। इस डिस्क में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और गैस क्लम्प्स मिलकर लार्जर बॉडीज, जिसे प्लैनेटिसिमल्स कहते हैं, बन गए। ये प्लैनेटिसिमल्स आगे चल के प्लैनेट्स बने। डोनट शेप में इनर रीजन रिलेटिवली लेस डेंस होता है और आउटर रीजन में डेंस रिंग होती है। इस तरह मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे प्लैनेट्स फॉर्म होते गए, उन्होंने अपने ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द का मटेरियल क्लियर कर दिया, लेकिन अर्ली स्टेज में ये डिस्ट्रीब्यूशन डोनट शेप का था। आज भी हम देख सकते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है जो अर्ली सोलर सिस्टम के डोनट शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूपर बेल्ट्स और ऊर्ट क्लाउड जो कि और भी बाहर हैं, डोनट शेप स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये रीजन्स में मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अच्छा दोस्तों, प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने रिमेनिंग मटेरियल्स को डिस्क के आउटर रीजन में पुश कर दिया, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने पुश कैसे किया? तो जब एक छोटा बॉडी जैसे एस्ट्रॉयड हो गए या कॉमेट हो गए एक मैसिव प्लैनेट जैसे जुपिटर के करीब से या पास से गुजरता है, तो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड उस बॉडी को एसिलरेट करता है। ये इंट्रैक्शन छोटी बॉडी को अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट से बाहर निकाल सकती है। अगर ये बॉडी प्लैनेट के पीछे से पास होती है तो प्लैनेट उस बॉडी को एसिलरेट करके उसकी स्पीड बढ़ा देता है और उसे आउटर सोलर सिस्टम की तरफ पुश कर देता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल आपने देखा होगा कि पृथ्वी के पास से एक जो है एस्ट्रॉयड गुजरने वाला था। तो पास से गुजरने वाला था, ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ पर धड़ाम धड़ूम हो गई हो, नहीं। वो क्या करती हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स होती है वो, जिससे कि वो बहुत तेज़ी के साथ पास से निकल जाता है। अगर वो बहुत ही पास से गुजरता तो उसे ज़रूर से अट्रैक्ट किया जाता और वो पृथ्वी पर ही गिर जाता। पर इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखो ना कि बहुत सारे एस्ट्रॉयड उस वक्त बने थे जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था, तो वो सभी तो पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट गिर नहीं रहे थे। जो थोड़े से दूर थे उनकी स्पीड बढ़ाकर उन्हें और बाहर ही पुश कर दिया जाता था। दूसरा कारण है ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जोन, प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। ये रेजोनेंस जोन ऐसे रीजन्स हैं जहां एक स्मॉल बॉडी का ऑर्बिट प्लैनेट के ऑर्बिट के साथ स्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन अगर ये रेजोनेंस अनस्टेबल हो जाए तो ये स्मॉल बॉडीज़ को उस रीजन से बाहर पुश कर सकता है। अब डायनेमिकल फ्रिक्शन, तो जब मैसिव बॉडीज़ जैसे कि प्लैनेट्स हो गए तो गैस और डस्ट के डिस्क के थ्रू मूव करती हैं, तो डिस्क का मटेरियल प्लैनेट से एनर्जी एक्सचेंज करता है। ये इंटरेक्शन जिसे डायनेमिकल फ्रिक्शन कहते हैं स्मॉल बॉडीज को आउटर रीजन में स्कैटर कर सकता है। ये फ्रिक्शन प्रोसेस एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और स्मॉल बॉडीज को आउटर रीजन में माइग्रेट करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती? इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको मिल जाएगी, जरूर से जाके चेकआउट करना।